कोच रामदेव अग्रवाल आज दिन भर सी बिजनेस के स्क्रीन पर आपको इसी तरह से अपनी बेबाक राय रखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल मन में चल रहा है, बिटकॉइन से लेके बाजार तक, बजट से लेके मार्केट के इस समय के मोमेंटम तक, सब पे रामदेव अग्रवाल ने अपनी राय रखी है। तो सी बिजनेस के साथ दिन भर बनी रहेगा। आज आप पूरा इंटरव्यू भी और उनसे सारी तमाम जो भी उन्होंने मुद्दे रखे हैं उस पर बातचीत की है, उसको आप विश्लेषण के तौर पर भी देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर रामदेव अग्रवाल तो खैर छाएंगे, उनकी बात छाएगी, लेकिन आज मार्केट में शायद हो सकता है नए रिकॉर्ड स्तरों पर फिर से ओपन और क्लोज करें, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आपको 40 अंक ऊपर दिखा रहा है। कल की भी रिकॉर्ड स्तरों पर ही हमको क्लोजिंग मिली है। आज सेकंड डे बैक टू बैक मार्केट के अंदर ग्लोबल आंकड़े थोड़ा बेहतर हुए हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा पिक्चर क्लियर दिख रही है। 10,700 के आसपास आज एसजीएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है। और आप इसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में कोई नुकसान नहीं देखने को मिला। अमेरिकी बाजार 8 दिन तक चला, 6 दिन माफ कीजिए चला, फिर कमजोर हुआ। कल फिर से उसकी अच्छी क्लोजिंग हमको बनती हुई दिखी है। यूएस मार्केट्स में कल क्या हुआ, आज एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, जरा पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, रणनीति बनाएंगे और आज के मुनाफे को लॉक करना शुरू करेंगे। और संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यही बताने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कल हुआ क्या आखिरकार। संदीप बताएं। पॉजिटिव संकेत ही कहना चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन पॉजिटिव संकेत कहना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले देखिए, इनफैक्ट देखिए जहां ओपनिंग हुई थी उन लेवल से अब जो तेजी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है। 10,700 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो एसजीएक्स निफ्टी तो अच्छे संकेत दे ही रहा है और ज्यादातर एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो जो टोन है वो आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। इक्का दुक्का मार्केट्स ऐसे हैं जहां पे लाल निशान है, लेकिन हैंगसेंग देखिए करीब 1% के आसपास के गेंस भी वहां देखने को मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है, दूसरे दिन लगातार कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज एशियन मार्केट का जो टोन है वो पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी 10,700 के आसपास के लेवल्स इंडिकेट कर रहा है, तो अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स अब 92 के स्तर के भी नीचे फिसल गया है, लेकिन उसके बावजूद आज देखिए यूएस की जो क्लोजिंग कल हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी। उस वजह से देखिए एशियन मार्केट की शुरुआत है वो काफी अच्छी हुई है। करीब 5% चढ़ के अमेरिकी मार्केट कल बंद हुए हैं और डाउ में 200 पॉइंट से ज्यादा की रैली थी। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिखा और एसएनपी और नैस्डैक यहां पे भी काफी अच्छी गेंस बनते हुए दिखे। देखिए जो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है उसमें यूएस में जो पीपीआई महंगाई के आंकड़े आए थे उसमें एक साल में देखें तो पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से जो डॉलर है उसमें कमजोरी देखने को मिली है। उसके साथ साथ यूरो बहुत मजबूत हुआ है। कल ईसीबी बैठक के मिनट सामने आए थे जिसमें उनका ये कहना है कि 2018 की शुरुआत में वो अपना जो पॉलिसी स्टैंस है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। बाजार ये मान के चल रहा है कि शायद ईसीबी बहुत हॉकिश होता हुआ दिखेगा और मिनट्स ये इंडिकेट कर भी रहे हैं कि फिलहाल जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो बॉन्ड खरीद चल रही है, यानी कि जो स्टिमुलस पैकेज चल रहा है, राहत पैकेज चल रहा है, उसको घटाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। यही कारण था कि यूरो मजबूत हुआ और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोना है वो करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया और बावजूद इसके कि डॉलर कमजोर हुआ है। कल क्रूड में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है। क्रूड अभी भी 3 साल की ऊंचाई के आसपास स्थिर है। WTI क्रूड अगर आप देखें 6350 के आसपास के लेवल्स हैं, जिन लेवल्स की बात हम कल भी कर रहे थे। तो कुल मिला के देखा जाए आज क्रूड के फ्रंट पे कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो काफी सपोर्टिव, काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो आखिरी कारोबारी दिन है, अर्निंग्स का इंपैक्ट भी आएगा, लेकिन जो ग्लोबल संकेत हैं वो एक मजबूत सेटअप का इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें अहम होती है मार्केट के अंदर। पहला चीज ये है कि कच्चा तेल कैसे कर रहा है कामकाज ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, वो तो आज शांत है। दूसरा, वहां पे क्या स्ट्रेंथ है वहां के बाजारों में, वो है। ये 2 चीजें आप समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट से। फिलहाल तो ऐसा ही ये देखा जा सकता है। अब जरा कुछ और ट्रेड देख लेते हैं, यानी कि FIS-DIS का कामकाज कैसे रहा, अभी एसजीएक्स निफ्टी कैसे चल रहा है, उसके बाद फिर आज का जी बिजनेस का व्यू भी आपके सामने होगा। FIS ने कल के सेशन में 623 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। कल जब 2 लाख करोड़ का वॉल्यूम आया था, क्लोजिंग में मैं आपके साथ था, तब भी यही बात हमको दिख रही थी कि शायद FIS का क्वांटम थोड़ा बढ़ जाएगा। यस, ये पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा, यानी कि एक दिन पहले से थोड़ा ज्यादा है और DIS की भी तरफ से 770 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे DIS का फिर से मोमेंटम बने रखना और DIS को पूरी तरह से काउंटर बैलेंस करना। अब जरा जी बिजनेस का व्यू भी देख लेते हैं। जी बिजनेस का व्यू ये कहता है इस समय कि बाजार के अंदर आज हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक तो सुबह से ही है और हो सकता है दोपहर बाद अगर बाजार ने टिका लिया अपने आप को तो आप और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट आज 630 के अपने अहम सपोर्ट को बनाए रखेगा, ये आप जरूर याद रखें। हो सकता है 700 को हम इमीडिएट पार कर जाएं, 720, 740 तक भी मार्केट आ जा सकता है। लेकिन याद रखने वाली जो सबसे अहम बात यह है कि मार्केट ने अपना बेस हर 100 पॉइंट, हर 50 पॉइंट पे शिफ्ट किया है। पहले 400, फिर 500, अब 600 के बेस को पक्का कर लिया। 600 में भी चाहें तो आप 20-30 पॉइंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज गैप अप ही मार्केट ओपन करेगा।
अब बैंक निफ्टी की बारी। बैंक निफ्टी में और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल भी बैंक निफ्टी में ही शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हुई थी, खासकर कुछ सरकारी बैंकों में। उस वजह से कुछ बाजार के अंदर हिस्सा चला। आईटी ने तो हेल्प की थी। अब टीसीएस के नंबर मार्केट के उम्मीद के ही मुताबिक है, तो शायद हो सकता है आज बैंकिंग में वापस शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि बाजार को अगर 700 के ऊपर टिकाना है तो इन बैंक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग जरूर लानी होगी। बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो 25,500 के इर्द गिर्द बनता है। ये तो आपको पक्का करके रखना है। अभी ये उतना कन्विक्शन नहीं लेके आया बैंक निफ्टी कि अपने आप स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा ले। ट्रेलिंग करें, कंफर्ट के हिसाब से करें, लेकिन एक मेजर स्टॉप लॉस 25,500 को बचा के रखें। ये कल के सेशन में भी अहम सपोर्ट की तरह काम कर गया और बाजार ऊपर आया। 12 बजे के बाद अगर बाजार चला, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयर्स और आईटी का योगदान की वजह से ही चला। बजट से जुड़े हुए जितने भी सेगमेंट हैं, आज वापस उनमें फिर से एक्शन देखने को मिलेगा। ये कई दिन से देख रहे हैं, ये थोड़ा और तेज होगा। कुछ खबरें और आएंगी, इजी बिजनेस पर भी आप देखिएगा। ये सब चीजें अहम हो जाएंगी। कॉल पुट में कोई काम करना चाहते हैं तो एक ही कॉल होगी आपके लिए, 10,600 की। ये एट द मनी कॉल है। आप चाहें तो इसमें सौदे खड़े करके एक बार पोजीशन ले सकते हैं। 20% का स्विंग, 30% का स्विंग रोज देती है, तो 20% कम नहीं होता अगर आप स्विंग को अच्छी तरह से जज करके इसी सौदे के साथ खड़े हो जाएं। तो ये जी बिजनेस का व्यू आज मार्केट के आपके सामने है। अब आशीष केलकर इस बीच मेरे से जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं सर? मार्केट पर हमको 600 तो पक्का ही समझे, क्योंकि हर बड़ी खबर, छोटी खबर, बुरी खबर को हमने 600 में डिस्काउंट कर दिया था सर। यस, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मॉर्निंग सर। अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो चार्ट ये बता रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम आज भी जारी रहने की संभावना है। 10,630, 10,600 की दो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो 10,600 का स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 10,700, 10,750 ये दो लेवल है। तो मेरा मानना है अगर खरीदारी करते हैं तो 10,600, 590 का एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 10,720 का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये बेहतर बात आप बता रहे हैं कि आज 10,700 के लेवल हमको शायद शुरुआत में मिले, टिका गए तो बहुत अच्छी बात है। हमको शॉर्ट कवरिंग की हेल्प मिल जाए बैंक निफ्टी से तो और मजा आ सकता है। 720 टारगेट होगा आज का निफ्टी का, अगर आप सौदे खड़े कर रहे हैं तो। अब जरा आज के ट्रेड भी समझ लेते हैं। आशीष, आपके आज के 2 सौदे। पहला सौदा मेरा रहेगा ग्रैन्यूल्स। कल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमने इसमें बढ़त देखी है, एक ब्रेकआउट माना जाएगा इसके लिए। खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 144 का हमें लगाना होगा और पहला लक्ष्य होगा 152 का। और डिम्पी जी, दूसरा स्टॉक रहेगा टूरिज्म फाइनेंस। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पे भी। स्टॉप लॉस 171 का और टारगेट रहेगा 178 का। ठीक है, 178 का टारगेट है। ये टूरिज्म फाइनेंस तो कल हमने आपको एक बीडीएसटी के तौर पर और एक क्लोजिंग बेट के तौर पर, फाइनल बेट के तौर पर भी बताया था। आज आशीष भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर अच्छा है, चलेगा। 178 का टारगेट है। और आशीष की जो दूसरी कॉल है उसमें भी आप एक बार सौदे खड़े कर सकते हो। ग्रेनुलस, ये फ्यूचर्स में भी लिस्टेड है। कल आशीष चतुर्मोता भी यही कह रहे थे शुरुआत में कि ग्रेनुलस रखें। हमने आज रिटर्न कार्ड में भी इसको जोड़ा है, जो कि ग्रेनुलस के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिला है कल 4% का। आशीष, शुक्रिया। ये दोनों ही सौदे ट्रेंडी है और मोमेंटम वाले हैं। शायद आपको अच्छा मुनाफा आज फिर से देके जाएं। निफ्टी बाय, ग्रेनुलस बाय और टूरिज्म फाइनेंस बाय, ये 3 सौदे आप नोट कर लीजिए। अब जरा कुछ और ट्रेड भी हैं। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है कि पीएनबी हाउसिंग में पोजीशन बना ले। कल फ्लैट था, आज ज्यादा गैप के साथ ऊपर नहीं करता तो बेहतर सौदा हो सकता है। थोड़ा महंगा है, 1354 रुपए तक का टारगेट रखें। 1312 का एक स्टॉप लॉस होगा, तो पीएनबी हाउसिंग पे थोड़ा ध्यान रखें। सिंजिन पे ध्यान रख सकते हैं। आईडीबीआई कैपिटल की दूसरी कॉल है, 602 रुपए का टारगेट है। 580 रुपए की रेंज का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो आईडीबीआई कैपिटल, सिंजिन पे भी अपनी राय बुलिश ही है, ये भी बाय करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, वैसे भी आज आपको ना आपका ट्रेंड अच्छा है। जब ट्रेंड अच्छा हो ना तो बुल कॉल पे ही देखना चाहिए। तब कोशिश ही नहीं करनी चाहिए बाजार में कमजोर कड़ी को देखें, और जो मार्केट के अंदर दिखे वही कीजिए। ट्रेंड इज फ्रेंड, ये मार्केट का सबसे आसान नियम है। और जब भी तेजी दिख रही है आप उन्हीं शेयर्स को पकड़िए, मोमेंटम वाले शेयर्स को देखिए। ग्रेनुलस इंडिया कल अच्छा चला है, आज फिर से थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ये एक्सेस सिक्योरिटीज की राय अभी अभी आशीष भी हमको बता के गए हैं, और इससे पहले आशीष चतुर्मोता की भी रिकमेंडेशन थी। तो देखिए, एक ही शेयर है, मार्केट में 3 अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक ही शेयर पे आके रुक रहे हैं, और सिर्फ इसके मोमेंटम और इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए। आप भी ध्यान रखें, 155 का टारगेट है, 142 का स्टॉप लॉस है। ये एक्सेस सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन। एक और सौदा भी उनका नोट कीजिए, वह गॉडफ्रे फिलिप्स। ये सिगरेट
100 बनाने वाली कंपनी 1105। वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है शुरुआत में, इसलिए 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर इकट्ठे मारे नहीं मारेगा, या तो रेट फिक्स कर लीजिएगा। हाँ, ये रेट पे मेरे को चाहिए, लेके खड़े हो जाइएगा, पोजीशंस आपको दे जाएगा शेयर। 1052 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, 1105 का एक टारगेट है। वॉल्यूम कम रहता है, ट्रेड लेना है लेकिन वॉल्यूम कम रहता है, इसकी सावधानी आपको थोड़ी जरूर बरतनी होगी। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। और अब बात आज के खबरों वाले शेयर्स की। सुमित मेरे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आज खबरों वाले शेयर्स, लेकिन एक खबर तो कल बाजार बंद होने के बाद ही आ गई थी, वो था टीसीएस के नंबर्स। एक्चुअली टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इस समय, हर बारी होती है, क्योंकि मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर है, आईटी का वेटेज अच्छा है, रोज चल रहे हैं। ये दोनों गाइडेंस के तौर पर भी चीजें रखते हैं, तो शायद हो सकता है इनसे कुछ बहुत अच्छा क्लू मिल जाए अर्निंग्स के लिहाज से। तो सुमित, कल जब टीसीएस के नंबर आए तो आपने क्या रीड किया, आज दर्शकों को क्या करना है? देखिए डिम्पी, नंबर्स के लिहाज से देखिए तो टीसीएस के नंबर्स ठीक ठाक है, अच्छे नंबर्स ही कह सकते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस के नंबर्स में ये चीज नहीं जज की जा पा रही है कि क्या ये शेयर जो पीछे रनअप दिखा चुका है वो इसे डिस्काउंट कर चुका है या फिर डिस्काउंट करना बाकी है, क्योंकि बहुत फायरवर्क नहीं देखने को मिला है, बहुत सरप्राइजिंग आंकड़े नहीं आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो मुनाफा करीब करीब 6,446 करोड़ से बढ़ के 6,531 करोड़ रुपए, जो कि अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय करीब करीब 30,904 करोड़ रुपए आई है, जो कि अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। अन्य आय का एक फैक्टर जरूर रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, 870 करोड़ रुपए अन्य आय बढ़ी है। लेकिन सबसे क्रूशियल चीज है इसकी डॉलर रेवेन्यू करीब करीब 478 के आसपास करोड़ डॉलर के आसपास आए हैं। ये आंकड़ा जो है ये अनुमान से ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ा है डॉलर रेवेन्यू का। हालांकि रुपी रेवेन्यू में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो वो अनुमान से नीचे या फिर अनुमान के आसपास ही कहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए डॉलर रेवेन्यू अनुमान से बेहतर है, रुपी रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक या अनुमान से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नेट इनकम करीब करीब 6,530, क्योंकि ये यूएस आधार पर भी अपने नंबर्स देती है, तो उसमें 6530 करोड़ रुपए की नेट इनकम आई है। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 1.5% के आसपास की पोस्ट की है। और सबसे क्रूशियल चीज यह है कि एट्रिशन थोड़ा सा बढ़ा है, 11.3% के आसपास का एट्रिशन बढ़ा है, स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी के मेजरली सभी जो सेक्टर उनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है और 3 नए ग्राहक जोड़े हैं, 5 करोड़ डॉलर के और 2 करोड़ डॉलर के 7 नए ग्राहक जोड़े हैं। तो इन टोटल नंबर्स में जो चीजें सही होनी चाहिए वो सब कुछ सही है, लेकिन क्रूशियल ये है कि क्या डॉलर रेवेन्यू अच्छा आना और रुपी रेवेन्यू थोड़ा सा खराब आना ये कंपनी को आज स्टॉक को थोड़ा सा दबाव देगा या नहीं, ये क्रूशियल है कि बाजार ऑलरेडी एक बड़ा रनअप दिखा चुका है टीसीएस के नंबर से पहले। ठीक है, तो कि कंपल्शन तो है नहीं, हम आराम से आज ट्रेड करेंगे, पर पहले खुलने देते हैं टीसीएस को, फिर देखते हैं टीसीएस में क्या रणनीति बनती है। इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम पूछ लेंगे तब टीसीएस में क्या करना चाहिए एक बार, क्योंकि जजमेंट करना मुश्किल है कि प्राइस मूवमेंट कैसे रहेगा। नंबर्स आपके लिहाज से कहां पे खराब कहां पे ठीक ये आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, तो जजमेंट सुबह ही ले लेंगे जब 9:15 बजे खुलेगा। अच्छा ठीक है, कुछ और खबरें भी हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। पहले एक बार जरा अंचल को भी जोड़ लेंगे अपने साथ और उनसे जरा इन्फोसिस के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके नंबर आज ही हैं। अंचल, इन्फोसिस के नंबर कैसे रह रहे हैं? इन्फोसिस की जहां तक बात रही, अगर आप इन्फोसिस पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के Q3 नंबर्स इस बारी मोर और लेस फ्लैटिश टू नेगेटिव नोट पे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी की आय में करीब करीब 0.25% की गिरावट का अनुमान है। डॉलर रेवेन्यू 1.25% बढ़ते हुए दिखेंगे। जहां तक रही बात एबिट मार्जिन की, वो 24.2% से घट के 24% रहने का अनुमान है। फैक्टर ट्रिगर क्रॉस करेंसी का ही है। यहाँ पे इन्फोसिस के केस में 20 बेसिस पॉइंट 0.2% का इंपैक्ट क्रॉस करेंसी का आ सकता है मार्जिन पे और काफी क्लियर रहेगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज भी है नंबर्स में, वो ये रहेगी कि क्या इस बारी 40 करोड़ डॉलर का ऑर्डर एड अप होता है नंबर्स पे या फिर अगले क्वार्टर के लिए जाता है। अगर एड अप हुआ तो डेफिनेटली नंबर्स में टर्न अराउंड दिखेगा, लेकिन अगर ऐड नहीं किया जाता है इस क्वार्टर में तो मुनाफा करीब करीब 3% स्लाइड कर सकता है। अदर इनकम घट रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है जो बायबैक आया था। 13,000 करोड़ की नकदी कंपनी ने बायबैक पे खर्च की, तो जो इन्हें कैश से इंटरेस्ट इनकम मिल रही थी वो गिर जाएगी और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं अदर इनकम पे आएगा, जो मुनाफे पे प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, इन सब चीजों पे आप ध्यान रखें। जिसके नंबर आ गए उसका विश्लेषण और जिसके नंबर आने हैं उसका भी एनालिसिस आपके सामने है। अब जरा सुमित से कुछ और खबरें भी समझ लेते हैं और जो आज मार्केट पर अपना इंपैक्ट छोड़ेंगे। सुमित बताएं।
शुक्रिया डिम्पी। देखिए कुछ खबरों में पहले तो एक आईपीओ है जो आज बंद होने वाला है। उस आईपीओ में का आंकड़ा अब तक काफी इंकरेजिंग रहा है। करीब करीब 9 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अपोलो माइक्रो की मैं बात कर रहा हूँ। आज आखिरी दिन है। 270 से 275 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है और 156 करोड़ रुपए का एक छोटा आईपीओ है। एंकर इन्वेस्टर्स करीब करीब 46-47 करोड़ रुपए जुटा लिया। तो एक अच्छे नंबर अब तक आ चुके हैं। नजर रखें इसके ऊपर। सेकेंड हाफ काफी क्रूशियल रहेगा। ब्लिस जीवीएस, जहाँ पे कंपनी ने एक सब्सिडरी फॉर्म की है ब्लिस जीवीएस हेल्थ के नाम से, और इसको विनिवेश, इसको बेचने की जो योजना है उसके लिए बोर्ड की तरफ से मंजूरी आ चुकी है। तो फंड रेज करेगी कंपनी अपनी एक सब्सिडरी बेचकर, और ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। तेजी देखने को मिल सकती है। ड्रेजिंग कॉर्प को एक ऑर्डर मिला है, करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है। कोचिन पोर्ट से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। अच्छा ऑर्डर है। वैसे भी बजट से ठीक पहले इस तरह की कंपनियों में आमतौर पर एक अच्छा मोमेंटम रहता है। नजर रखें तेजी की साइड पर इस पर। इसके अलावा एमईपी इंफ्रा, जो कि सब्सिडरी में एक बाईपास प्रोजेक्ट की पहली ट्रांच, जो फाइनेंशियल क्लोजर की पहली ट्रांच होती है, वो कंपनी को मिली है और ये 20% कुल प्रोजेक्ट की पहली ट्रांच मिल चुकी है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। तेजी की उम्मीद आप यहां पर भी लगा सकते हैं। और टेक्समैको रोल, जो कि अब डिफेंस कारोबार में पूरी तरह से फोरे कर चुकी है, उन्होंने अपनी एक नई सब्सिडरी फॉर्म कर दी डिफेंस को लेकर। डिफेंस में कुछ भी अगर बजट में एलोकेशन होती है तो ये खबर अब इस कंपनी के लिए भी रिलेटेड है। आप यहां पर भी नजर रखें। तेजी की उम्मीद यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप ध्यान रखें। खबर भी है उसमें। अब देखिए रेलवे वाले शेयर्स भी आने लगे। कल ही हम इसके बारे में आपके साथ बात भी कर रहे थे और आज इसमें खबर भी आ गई। टेक्समैको रेल अपने डिफेंस यूनिट के साथ पूरी तरह से तैयार है। शुक्रिया सुमित ये जानकारी देने के लिए। अब जरा कुछ आईपी सीपीआई के आंकड़े भी देख लेते हैं, क्योंकि आज शाम को उनका भी आगाज होगा। असल में इन्फ्लेशन को लेकर तो मार्केट थोड़ा चिंतित है। इस बार भी शायद थोड़ा बढ़कर ही आ जाए इन्फ्लेशन, लेकिन दूसरे फ्रंट पे अगर आपको इन्फ्लेशन परेशान करती है तो आईपी के आंकड़े शायद थोड़ी राहत दे सकते हैं। ये बैक टू बैक चल रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन से थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईपी से अच्छी ग्रोथ आ जाती है। अभी तक का आंकड़ा ये कहता है कि 17 महीने की ऊंचाई पर ही रह सकती है इन्फ्लेशन का आंकड़ा, और ये अगर फीसदी के हिसाब से समझेंगे तो करीब 5% के आसपास है। अब रही बात आईआईपी की, तो वो 4.4% के आसपास का इस बार आईआईपी का आंकड़ा आ सकता है, जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। ये 11 महीने पे है। इन्फ्लेशन 17, तो आईआईपी 11 महीने की रिकॉर्ड स्तरों पर है। और अब बात कमोडिटी मार्केट की, ये भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से ही। वंदना भारती से हमने आज बातचीत की एसएमसी ग्लोबल के, और उनसे हमने पूछा कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए, खासकर गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी है। वो कह रहे हैं कि गोल्ड पे जाएं तो एक बार आप सौदा खड़ा कर सकते हैं बाय का। 29,550 का टारगेट, 29,250 का स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सिल्वर पे भी सौदे खड़े कीजिए, वो भी बाय के ही हैं। 39,400 का टारगेट, 38,650 का स्टॉप लॉस। तो गोल्ड और सिल्वर बाय है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। तो मार्केट का रोज का उतार चढ़ाव ये सब तो चलता रहेगा। आपके पास पैसा है, आप मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो आपके पास एक विकल्प होता है, आप जाएं तो बैंक में पैसा जमा करा दें, कुछ और प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप मार्केट में लगाना चाहते हैं तो 5 साल में आपका पैसे का क्या होगा, जरा सुनिए रामदेव अग्रवाल से, जो कि मोतीलाल ओसवाल की एमडी और को फाउंडर भी हैं। वो आपको बता रहे हैं सारी चीजें, जरा सुनिए उनको आप। तो क्या हम ये माने कि 2-3 साल में हम मार्केट को यहाँ से डबल देख सकते हैं? अभी भले ही हमको लगे कि बहुत महंगा है या ये है या वो है, मार्केट कैप, चलिए इंडेक्स शायद डबल ना भी हो, 3 नहीं 4 साल में हो जाएगा। बट डू यू सी द मार्केट कैप डबलिंग वेयर यू हैव द स्मॉल कैप्स कंपनी राइजिंग टू मिड कैप? ये तो प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। I mean at 15% it may take 5 years, but we have done very well in last 1 or 2 years, so maybe it might be slower. Right. But it doesn't really matter because we don't buy the index. We buy stocks. Then the stocks will fly because demand is so much. So even if index is flat, I mean stocks will go 2 times, 3 times, 5 times. You should be lucky to be there. अब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो देखते हैं एंड उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारे हाथ से तो निकल गया, फिर कुछ लोग बेचारे बिटकॉइन टाइप चीजें देखते हैं। आप लोग की गलती है, ये सब बोलते हैं। आप लोग डराते हैं उनके, आपके हाथ से निकल गया, बाजार महंगा हो गया, ये सब बोलने का ही नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए? अभी कहाँ पर इन्वेस्ट करें? आई मीन ऑब्वियसली कल सवेरे भगवान से प्रार्थना करने का, बाजार में शेयर खरीद लेने का। You know, and see, there are 2-3 things. One is don't try to time the market. Because you can't. You can't. And the cost of timing the market is far higher than the benefit of it. If you are a long-term investor. I'm talking about all long-term investors. The traders have to time the market. That's their job. But I just exclude the trader part. So one is that you don't time the market. Because भगवान भी नहीं टाइम कर सकता है. So why you try that? Okay. Long term में हर भाव से पैसे बने हैं. True.
अच्छा, दूसरा, you are not buying the index. You are buying maybe stocks or maybe you are buying the mutual funds. The manager will take care of this thing. Second, if you are not skilled in this business, please don't do it yourself. Hire a fund manager. You know, whosoever that be, whomsoever you like. सबको आप जैसे फंड मैनेजर चाहिए एक्चुअली. मेरे को दे दो पैसे, लेकिन क्या, you must diversify among them also. You choose 3-4 of them and give a little money, and if somebody doesn't perform in 3-4 years, change also. That's true. So you can diversify and you know, and brilliant fund manager. I'm telling all of my friends, they are amazing, very good people and excellent skills. So एक तो underlying economy itself is growing at 10-11%. Nominal growth, actually, if you I don't know whether you are aware, but in last 17 years, Indian economy in dollar terms, despite devaluations and all, we have grown at close to 10%. 10%. per year. So this is the growth rate of this economy. So underlying 10-12% तो आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है. Correct. मतलब you throw the dart, you'll make that much money. That's which is much better than your and with this long-term capital gains being 1 year, you have post-tax earnings. That's true. That's true. So it's a blessings. And then if you do little better, I mean, index itself has done 15%. True. So don't time the market. Don't try to do it yourself. It is a lot of skill required. To earn 15%, you don't require much of effort. You can go and buy low-cost index fund. But if you want to make 20-25%, you need a lot of skills. You need skills. That's true. So ये चीज ध्यान में रखते हुए, and don't borrow and come to the market. Whatever your surplus long-term money is there, that only you put. And the smaller the child, जैसे कल किसी का बच्चा होता है, परसों जाके आप उसका SIP चालू कर दो. ताकि उसको 50 साल लगे. See, the power of compounding works not that much on the rate, but the length of time. Correct. That's true. Okay, so do you want to make it 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4? And इसे मतलब 50 साल के लिए करेंगे, quite possible you could be sitting onto 10 raised to power 5 kind of return for your kid. So यदि आपने 1-2 लाख रुपए भी दिया है अभी, 50 साल के बाद मतलब 1000 करोड़ हो सकता है. तो रामदेव अग्रवाल का पूरा इंटरव्यू भी आप देख पाएंगे और दिन भर रामदेव अग्रवाल हर चीज पर, हर मुद्दे पर, बिटकॉइन से लेके बजट तक, मार्केट के मोमेंटम से लेके इस समय के ठहराव तक और साथ ही अर्निंग्स पर, सब पे उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है. आज दिन भर आप रामदेव अग्रवाल को जी बिजनेस की स्क्रीन पर देखेंगे और इस साल कब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू जो कि मार्केट के लिहाज से काफी अहम है. लॉन्ग टर्म निवेश हो या फिर शॉर्ट टर्म में बनानी हुई रणनीति, तो आज रामदेव के इंटरव्यू को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जी बिजनेस पर दिन भर. रिटेल निवेशक कैसे करें निवेश, कौन होंगे बाजार के अगले वेल्थ क्रिएटर, कैसे कमाए बाजार में 1,00,000% रिटर्न. 3-4 साल में यहाँ से आराम से डबल भी हो सकता है. यहाँ से मार्केट 50 साल के लिए करेंगे, quite possible you could be sitting onto 10 raised to power 5 kind of return for your kid. So यदि आपने 1-2 लाख रुपए भी दिया है अभी, 50 साल के बाद मतलब 1000 करोड़ हो सकता है. LTCG लगा तो बाजार पर क्या असर होगा. Any changes in law is increasing the difficulty of doing business. बजट में इनकम टैक्स में कमी होगी. क्या ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा? हेडलाइंस जो भी हैं, but I don't think it will be that much of a game changer. 5 साल में बाजार होगा 2 गुना. रामदेव अग्रवाल का सबसे बेबाक इंटरव्यू मोदी बूस्टर बजट 2018 कैप्टन स्पीक्स में.